नहीं बेटा, अगर आपको याद हो कल हमने शुरू किया था चैप्टर 6 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अभी तक हमने थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ी थी चैप्टर 4 के अंदर जो भी हमारे काम की थी। उसके बाद हमने मेरे बच्चे हेड्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया था, और हेड्स में सबसे पहले हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को करना शुरू किया। और हमने पढ़ा था मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या मैं ये कहूँ मिस्टर ए मुझे बताओ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहाँ से कमा सकता है, उसको कहाँ से आएगी इनकम? लैंड और बिल्डिंग को ही रेंट पे देने से जो हमारे पास ये कि जुड़ा ये किसके साथ होगा? लैंड एंड बिल्डिंग के साथ। और फिर मुझे बताओ कि किसको बोलेंगे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? इनमें से जो लैंड एंड बिल्डिंग से कौन सी अमाउंट आ रही होगी, किस तरह की, चाहे वो सिक्योरिटी हो, अनएडजस्टेबल एडवांस हो, रेंट, और फोरफिटेड डिपॉजिट। ये फोरफिटेड डिपॉजिट थोड़ी सी अजीब सी चीज है। देखो, अगर तो कोई एक्चुअली सेल हो जाए कोई बिल्डिंग, वो तो हम जाके पढ़ेंगे कैपिटल गेन के अंदर। कैपिटल गेन बड़ी एक आसान सी चीज होगी, हमेशा कोई चीज बिकने के ऊपर ही आया करेगी, वो ऐसी इनकम होगी। स्वाय एक वो भी सेक्शन 7E है, वो गवर्नमेंट ने तकरीबन खत्म कर दिया, लेकिन वो हमारे सिलेबस में भी है। उसके अलावा कोई चीज बिकती है तो कैपिटल गेन आता, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिल्डिंग को बेचने का या जमीन को बेचने का, लेकिन वो अगली पार्टी ने उसको वायलेट कर दिया, उसकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और आपने जो टोकन मनी ले रखी थी उसको जब्त कर लिया, तो ये फिर हम रखेंगे उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही ऐड करेंगे। और जो रेंट वसूल कर रहे हो और जो भी इस तरह के अनएडजस्टेबल एडवांस, अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ये क्या होता है। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसको आपने किस बेस पे कैलकुलेट किया करना है। बेसिस क्या होंगी? कैश बेस होगी या अक्रूवल बेस होगी? अक्रूवल बेस। और अक्रूवल बेस का मतलब क्या था? जो आपका राइट बन गया हो चीज, आपको मिला हो या ना मिला हो, लेकिन वही जो राइट बन गया हो, जो आप कमा चुके हो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि रेंट अगर एडवांस में मिल जाए अगले साल का भी, मेरे बच्चे वो इस साल में ऐड नहीं होगा, अगर से मिल गया है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी उसके ऊपर आपका हक है ही नहीं। अभी आपने वो अर्न नहीं किया। वो अर्न तब करेंगे जब अगला साल गुजर जाएगा, फिर वो आपका हक होगा। फिलहाल तो वो समझो एडवांस अगर इस तरह की कोई चीज मिल जाए वो लाइबिलिटी भी होती है। तो इसलिए मेरे बच्चे जो खर्चा आपका हो गया हो, पे किया हो या ना किया हो, वो आप क्या करोगे? उसको लेस कर लिया करोगे, और जो इनकम आपने कमा ली हो, मिली हो या ना मिली हो, उसको इनकम में ऐड कर दिया करोगे। ऐसे ही था फिर बच्चों। और इसमें फिलहाल कल हमने कोई दो चार बेसिक बातें डिस्कस की थी कि जो रेंट है ये तो ये हमने समझ लिया। उसके बाद रेंट हमेशा मेरे बच्चे फेयर मार्केट वैल्यू या ओरिजिनल, विच एवर इज हायर। हाँ, एक इसकी एक्सेप्शन थी, जहां पे जितना मिलेगा उतना ही आप रेंट का हिस्सा बनाओगे, फेयर मार्केट रेंट नहीं लोगे। एक्सेप्शन क्या थी वाला? सेल्फ हायरिंग। अभी इसको इतना ही नाम याद रख लो कि काफी है, सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। वहां पे अगर आपने किसी ने किसी को अपने एम्प्लॉयर को अपना घर रेंट पे दिया हो, वो चाहे उसने क्या कर दिया हो, फेयर मार्केट रेंट से कम दिया हो, जो एम्प्लॉय है, जो यहाँ पे जिस बंदे की हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, वहां पे उसका जो रेंट बनेगा वो वही बनेगा जिसपे उसने घर दिया। याद रखोगे? वो बाद में हम देखेंगे उसको, यानी कि मिस्टर ए ने, याद करें मिस्टर ए एम्प्लॉय था, चलो इसको ई कह लो। मिस्टर ई एम्प्लॉय है और मिस्टर आर उसका एम्प्लॉयर है। और ई ने क्या किया, अपना घर जिसका के जो रेंट है उसने चार्ज किया, उसको अपने एम्प्लॉयर को घर रेंट पे दिया 60,000, जबकि मार्केट में इसका जो रेंट है वो 70,000 है। इस सिचुएशन में फिलहाल जब वही मालिक वही घर जब इसको वापस दे रहा होगा रेंट पे, तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा कि मिस्टर ई की जो इनकम प्रॉपर्टी में ऐड होगा वो 60 ऐड होगा, 70 नहीं। इसके अलावा बाकी हर जगह पे हमने क्या किसको, एक्चुअल या फिर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। अगर एक्चुअल फेयर मार्केट से भी ज्यादा हो तो फिर वही होगा मेरे बच्चे। ऐसे ही था। उसके बाद अ, हाँ, ये कल बढ़िया हम दो बातें डिस्कस की थी। अगर कोई मिस्टर ए अपनी बिल्डिंग, उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी हो, उसको रेंट पे देगा, किसी मिस्टर आर को रेंट पे दे दिया उसने, तो याद रखना कि ये कहाँ पे जाएगी, इसका इसका रेंट कहाँ पे जाएगा? है ये रेंट ही, लेकिन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। और फिर हमने डिस्कस किया था, अगर कोई बंदा, चलो प्लांट एंड मशीनरी ना हो, अगर किसी ने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी किसी को, लेकिन साथ उसको कुछ सर्विसेज या अमेनिटीज वगैरह भी प्रोवाइड कर, अमेनिटीज मतलब सर्विसेज ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा जो भी उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो किस शक्ल में था बोला? लॉन्ड्री, यूटिलिटीज, सिक्योरिटीज, खाना पीना हो सकता है, कुछ इस तरह की कोई चीजें, नेट शेट व्हाट्सोएवर है। तो अगर इस तरह की अमेनिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, तो याद रखना रेंट तो मेरे बच्चे यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही जाएगा, लेकिन इसका जो अलहदा पैसे वो बताएगा आपको, है वो बताएगा कि ये इंक्लूसिव, वो कहेगा 1 लाख रुपए उसको रेंट मिल रहा है और ये इंक्लूसिव ऑफ सर्विसेज और अमेनिटीज।
और सब्सिडी तो बेनिफिट का वो कहेगा 60,000, चलो 60 तो ज्यादा हो गया, वो कहेगा मान लो कि 20,000, और ये जो 1 लाख है ये इंक्लूसिव है, मतलब इसमें शामिल है। तो फिर 80,000 हम लेकर जाएंगे रेंट में, और 20,000 निकाल के उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, यार को 20,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और 80,000 हाँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नहीं बेटा जरा जी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जरा देखिए। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। अच्छा, अगर किसी बिल्डिंग के दो बंदे मिलकर मालिक, तो सर उसका क्या करेंगे? जैसे मान लो कि हम सब लोग इस सीएफई के इस बिल्डिंग के मालिक हैं, और ये हमने आगे रेंट पे दे दी, तो वो जो रेंट आ रहा होगा उसका क्या करेंगे? वो कहता है कि ये डिपेंड करेगा, क्या दोनों का जो हिस्सा है, जो दोनों का बिल्डिंग में हिस्सा है, वो असर्टेनेबल है, यानी कि हम तायन कर सकते हैं कि चलो मान लो ये मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों की ये बिल्डिंग है, ये सारी बिल्डिंग किसकी है? मिस्टर ए और बी की। और इन्होंने ये बिल्डिंग दे दी किसी मिस्टर सी को रेंट पे, और रेंट चार्ज कर रहे हैं उसका 60,000, ये मेरे बच्चे उसका रेंट है। अब हमने देख रहे हैं कि ये मिस्टर ए, ये जो 60,000 है, इसके मालिक तो दो हैं, ये किसी एक बंदे की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तो जाएगा नहीं। अब हम जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे होंगे मिस्टर ए की और मिस्टर बी की, इन दोनों की जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, तो मिस्टर ए के अकाउंट में कितना आएगा और मिस्टर बी के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना आएगा, ये मेरे बच्चे हमने देखना। अगर तो हमें अगर वो बता दे पेपर के अंदर कि मिस्टर ए का इसमें, चलो मान लो इसको 1 लाख रुपया कर लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मिस्टर ए का उसने बोला, उसने कहा कि इस प्रॉपर्टी के अंदर मिस्टर ए का हिस्सा है 40% और मिस्टर बी का हिस्सा है 60%। तो 1 लाख में से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मिस्टर ए के खाते में कितनी जारी होगी? 40,000 हम इसकी यहाँ पे लिख देंगे, और 60,000 वो मिस्टर बी का लिख देंगे। ये तो तब है जब वो बता दे कि दोनों का हिस्सा कितना कितना है, असर्टेनेबल हो, अंदाजा बता रहा हो कि दोनों के कितनी कितनी परसेंटेज है इसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर वो बताए ना है, या वो कह रहा है कि हमें आइडिया ही नहीं कि इन दोनों का इस बिल्डिंग में हिस्सा कितना कितना, और ये दो मालिक हैं, तो फिर हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के में हम लेकर तो जाना है कुछ ना कुछ, लेकिन उसको लेकर क्या जाएंगे वो दिक्कत है। तो फिर लॉ कहता है कि हम इन दोनों का क्या हिस्सा लेकर जाएंगे वो तो हमें पता नहीं, हम फिर इस इन दोनों के आपस में इस बिल्डिंग को ऑन करने को हम एओपी कह दिया करेंगे। ये क्या है? ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन आम इंसानों की तरह अपनी इनकम के ऊपर खुद टैक्स पे करती है। तो फिर ये क्या करेंगे, इस रेंट को हम किसकी इनकम का हिस्सा बनाएंगे? एओपी। फिर ये एओपी की तरह अगर, यानी कि अगर किसी बिल्डिंग के एक से ज्यादा मालिक हों और ये ना पता हो कि हर एक मालिक का कितना हिस्सा उस बिल्डिंग के अंदर, फिर वो जो मिलकर मालिक हैं उसको हम एओपी कहा करेंगे, जो पीछे पढ़ के आए थे। और आगे हम एक छोटू सा चैप्टर है, तो वो छोटू सा चैप्टर इंशाल्लाह वो भी कभी भी बीच में जल्दी बता देंगे आपको, उसको करवा चल प्रॉपर्टी के बाद सीधा मैं वही 1-2 दिन में करवा दूंगा, जिसमें हम इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे कि टैक्स की लायबिलिटी कैसे डिवॉल्व होती है आगे। अब बिलो पढ़ रहे हैं आप में से कोई? याद है वहां पे हम एक चीज डिस्कस किया करते थे कि जो जॉइंट राइट्स हैं वो आगे कैसे डिवॉल्व होते हैं, जो जॉइंट लायबिलिटी, जब तक वो जिंदा हों वो खुद पे करेंगे, वो मर जाएं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिंदों के साथ मिलके, अगर सारे मर जाएं तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके हैं, कुछ इस तरह का मामला। बिल्कुल उसी तरह की वो छोटी छोटी बातें होंगी, इंशाल्लाह उसको कर लेंगे हम। पहले फिलहाल इतना दिमाग में रखो, अगर इनके हिस्सों का ना पता, हम इनको एओपी ट्रीट करेंगे, और ये सारा रेंट उसके किसके खाते में जा रहा होगा? एओपी। एओपी खुद उसको अपनी इनकम का हिस्सा बना के उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। याद है वो जो टैक्स रेट्स जरा देखो चैप्टर 4 के अंदर, वो जो टैक्स रेट्स हैं वो किस किस के दे रखे हैं? एक तो सैलरीड, और दूसरा वो पूरा पढ़ो नॉन सैलरीड वाला। हाँ, यानी कि एक तो सैलरीड वाले हैं, और सैलरी जाहिर पर एओपी नौकरी तो करेगी नहीं है। अब ये तो नहीं कि पार्टनरशिप नौकरी कर रही है कहीं पे, वो तो कोई आम बंदा मेरे आप जैसा ही करेगा। अब अगली बात आ गई, वो जो दूसरे जो स्लैब रेट्स हैं वो किसके लिए हैं? जो सैलरी वाला बंदा ना हो वो, या वो एओपी हो। एओपी की भी आम इंसानों की तरह इसी तरह सैलरी तो नहीं होगी, लेकिन बाकी जो इनकम है वो कैलकुलेट करके हम वो वाले रेट्स लगा के उसकी इनकम कैलकुलेट किया करेंगे। ज्यादा नहीं है, हमें हल्का सा जिक्र है बस, उसी की बेस पे अगर कोई सवाल पूछ ले उसने, हम 1 मिनट में कर दिया करेंगे। उसमें कोई ये नहीं कि वो उसके कोई चैप्टर्स हैं ओपी की इनकम के, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया मोस्टली हमारे सिलेबस में क्या है, इंडिविजुअल। एओपी भी बस जिक्र है थोड़ा बहुत, जैसे इतना यहाँ पे कर दिया, थोड़ा सा और कर देगा कहीं पे। तो इसका मतलब लाख फिर हम किसका हिस्सा बनाएंगे? एओपी। एओपी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट करेंगे उसमें लाख लिखेंगे, और लाख लिख के उसके ऊपर जो भी, इस मान लो कि इसकी कोई और इनकम नहीं, इस लाख के ऊपर वो क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। अगर वो स्लैब में नहीं आता लाख, मेरा ख्याल 5-6 लाख तक वैसे ही वो एग्जेम्प्ट है। हाँ, तो वैसे मैं कह रहा हूँ अगर वो चला जाए उसके ऊपर, तो फिर हम वो रेट्स लगा के इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स वाले टैक्स लेके चले जाया करेंगे, और बाद में कहेंगे जैसे मर्जी बंदर बांट करो अब।
वो अलग बात है कि उसका भी हम तरीका सीखेंगे, एक दफा हम उनकी इनकम में उसको, खैर वो तो हमें पता ही नहीं इसकी इनकम है कितनी, रौला ही मकाएंगे हम, कहाँ पे ले जाएंगे इसको, एओपी के अंदर। कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर द सेक्शन 15 इज ओन्ड बाय 2 or more पर्सन। देखो मालिक तो होने चाहिए ना, किराएदार आगे बिल्डिंग को रेंट पे देगा तो उसकी इनकम क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझाने के लिए बात करूं, अगर आप इसके किराएदार हो इस बिल्डिंग के, इसी बिल्डिंग को आगे बिल्डिंग रेंट पे दे देते हो, तो आपको जो रेंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, है? लेकिन मेरे, और फिर चलें वो खर्चों की अभी बात नहीं करेंगे। वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन जो भी है ऑन बाय 2 or more पर्सन एंड देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन दैट प्रॉपर्टी आर डेफिनेट एंड असर्टेनेबल, यानी कि बड़े वाजे हैं कि दोनों कितने कितने हिस्से के मालिक हैं, तो फिर तो नेट रेंटल इनकम विल बी प्रोपोर्शनेटली एलोकेटेड टू ईच ऑनर। तो फिर जो भी नेट रेंटल इनकम होगी हम दोनों को क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कर दिया, जो जो उनका हिस्सा बनता है। ईच ऑनर विल पे टैक्स ऑन सच इनकम एज पर देयर एप्लीकेबल रेट्स। वो जो स्लैब रेट्स हैं वो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाएंगे, उसको अपने हिस्से को, जैसे हमने कहा था 40%, इसमें 40% था ए का, तो 40% अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ले जाएगा, 60% वो, और जो उनके रेट्स लग रहे होंगे बाकी टोटल इनकम के साथ मिला के उसके मुताबिक वो टैक्स पे करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, अगर वो असर्टेनेबल ना, कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल सेक्शन जो भी है ऑन बाय 2 or more पर्सन देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन दैट प्रॉपर्टी आर नॉट डेफिनेट एंड असर्टेनेबल, यानी कि हमें दो या दो से ज्यादा लोग एक बिल्डिंग के मालिक तो हैं, यानी कि आगे उसको रेंट पे भी दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है इसमें मिस्टर ए का कितना है और मिस्टर बी का कितना है। तो फिर हम क्या करेंगे, कहता है द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग जॉइंटली ओन्ड बाय एन एओपी। फिर हम समझेंगे ये जो प्रॉपर्टी है ये दोनों आपस में क्या बन गए हैं, एओपी बन गए हैं, और ये दोनों, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली किसकी बन गई, एओपी की बन गई। And taxable income and tax payable thereon will be considered as per the principles of taxation for AOP। और फिर इसकी जो इनकम आएगी वो एओपी की इनकम का हिस्सा बनाएंगे, और फिर एओपी अपने जो भी उसके टैक्स रेट्स लग रहे होंगे उसके मुताबिक उसके ऊपर टैक्स पे करेगी। नोट सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल, उसने कहा था बाकी सारे हेड्स में भी। अगर इस तरह कुछ कोई भी इनकम एक से ज्यादा लोगों को आ रही हो, और उसमें जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस, हमें ये ना पता चला हो कि ये दोनों का हिस्सा कितना है। बिजनेस तो हम सब लोग मान लो कि सीएफसी के वो हैं, मालिक हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम सबका हिस्सा कितना कितना है। अगर तो ये अजीब सी बात है, लेकिन हो तो सकती है ना, जैसे यहाँ पे होगी, लेकिन ये नहीं पता कि कितना कितना है। तो फिर इस बिजनेस को भी क्या ट्रीट करेंगे, एओपी, और ये सारी बिजनेस की इनकम एओपी के पास जाएगी। एओपी क्या करेगी, इसके ऊपर एओपी वाले वही रेट लगा आगे टैक्स कैलकुलेट करके उनको दे देगी, वो कहेगा आपस में फट डालो ही ना। वो टैक्स वाले, क्योंकि रौला तो टैक्स वालों ने अपने लिए सॉल्व करना है ना। आपके जो भी पड्डे हैं आपका वो प्रॉफिट होगा, जैसे मर्जी एक दूसरे के सर फाड़ो। वो कहेंगे हमें टैक्स दो कम से कम, वो कहेंगे हम कैसे दें, हमें ये नहीं पता कि इसमें हमारी इनकम कितनी है। वो कहता है कि जाओ साथ साइड पे हो, कमाया कितना, इतना ले आओ भाई एओपी में रखो, इसके ऊपर रेट लगाओ, टैक्स लेकर हो जाओ। नहीं समझ आया। बाकी बिजनेस, कैपिटल गेन, सैलरी तो हो नहीं सकती मिलके कि ये भी, ये हमने 3 बंदे रख लिए और तीनों को ये नहीं बताया कि आपके तीनों की इकट्ठी सैलरी लगा दी 20,000, मान लो। चलो ऐसा हो भी सकता है, जब उसने कहीं कहा ही नहीं सैलरी के अलावा। हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस को उसने कर दी, चलो भाई हमने तो एग्जाम्पल बिजनेस की क्यों, उसको तो साइड पे रखो। है? तो उसके अलावा अगर हम बात करें, बाकी तो फिर रहा कौन से, कैपिटल गेन, सैलरी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जहां पर भी इस तरह मिलकर किसी इनकम के मालिक हों और ये ना पता हो कि इस इनकम के कितना कितना हिस्सा आएगा, तो उसको क्या करेंगे, एओपी ट्रीट कर, चाहे सैलरी भी हो। इट्स ओके, अगर उसने खाली बिजनेस नहीं खोला तो फिर सैलरी भी, 3 बंदे रखे हैं, तनख्वाह लाख रुपया दे रहे हैं, अब ये नहीं पता कि उस कितना कितना हिस्सा है, तो ये सैलरी एक्चुअली किसको जाएगी, एओपी। तो बेटा कहता है मिस्टर ए एंड बी आर ज्वाइंट ऑनर ऑफ ए हाउस एंड दे हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए एंड बी कितनी है, 70-30। जैसे नाम लिखे होंगे, हाँ, रिस्पेक्टिवली मेरे बच्चे उसकी रेशियोज होगी। जैसे 70% किसकी है बोला, और 30% किसकी है, बी की। और रेंटल इनकम अर्न फ्रॉम टैक्स 2013 कितनी है, 25 लाख। तो मुझे बताएंगे कि दोनों की टैक्स लायबिलिटी कितनी कितनी आएगी बोला। और मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बताओ, मिस्टर बी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बताओ। बाकी अच्छा देखना, उसने क्या क्या कहा, टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2023, वैसे समझाने के लिए बात करूं। टैक्स लायबिलिटी इसकी भी क्या करनी है, टैक्स लायबिलिटी। सैलरी है, नहीं। बिजनेस है, नहीं। प्रॉपर्टी है, हाँ। और फिर इसकी भी सैलरी, नहीं। और वैसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसको, बिजनेस नहीं, प्रॉपर्टी है, हाँ। चलो भैया लेकर जाओ दोनों के, सॉरी साहब थोड़ा कैलकुलेट कर लो, चेक करो क्या है।
बताओ ना, आप लोग बताओगे तो मैं लिख दूंगा। लाइबिलिटी कैलकुलेट, लाइबिलिटी तक पहुंचना आप लोगों ने, मुझे वो कैलकुलेट करके दे। ए का क्या बताया आपने? खुदा का खौफ कर, 70% है 25 लाख में से। 17,50,000। तो इसका मतलब इसके बाकी रिमेनिंग, खुदा का खौफ करो। अच्छा, इसकी इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं उसका हिस्सा लेकर जा रहा था। तो मिस्टर बी का भी हिस्सा बताओ। 7,50,000। चलो भैया मिस्टर कोई इसमें से कोई डिडक्टेबल अलाउंस वगैरह तो कुछ भी नहीं है। यही मान लो कि टोटल इनकम, और यही क्या बन जाएगी? अच्छा, टोटल इनकम आ गई 17, लेस क्या करोगे? डिडक्टेबल अलाउंस वो तो है नहीं, तो यही क्या बन जाएगी? टैक्सेबल इनकम। इस तरह करके बता दीजिएगा, कोई जो चीज आती हो ना, चाहे वो ना हो तो इस तरह आगे उसके लगा दिए एक लाइन। जीरो लिखने की जरूरत नहीं, जीरो का मतलब है कोई चीज थी बस कमा नहीं सके। लाइन का है, ये सिरे से है ही नहीं। जीरो का भी मतलब होता है, याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे। 0% टैक्स रेट लगेगा। इसके बाद टैक्स है लेकिन 0%। अभी अजीब सी बात होगी, 0%। एक्सपोर्ट के ऊपर 0% टैक्स होता है पाकिस्तान के अंदर। जो चीज पाकिस्तान से बना के बाहर एक्सपोर्ट करो, कितना टैक्स दे रहे हैं? 0%। लेकिन है सही 0%। अजीब सी बात है ना। इसलिए जीरो नहीं लिखना उसके सामने, कोशिश करें। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, क्या कर दो बस लाइन लगा दो, इट्स ओके। अगर आप जीरो लिखोगे आपको लगेगा शायद जैसे मान लो कि बिजनेस है, उसकी वो था, इनकम भी उतनी थी, डिडक्शंस भी उतनी, फिर जीरो है। फिर तो हम दिखा रहे हैं ना, फिलहाल तो है ही कुछ नहीं। इसलिए ये लाइन लगा दी। क्या रखोगे? लाइन लगानी है, जीरो लिखना है। कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो फिर लाइन लगा, जीरो ने लिखा। चलो भाई, टैक्स लायबिलिटी कितनी कैलकुलेट करके दी आप लोगों ने? किस स्लैब में गया है सब? स्लैब रेट 4, सबका 4 ही था, और सबका यही निकला सेम। और इसी तरह में सब बी का कैलकुलेट कर। और जब इस तरह, हाँ अब देखो छोटी सी ऊपर इन्फॉर्मेशन थी, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी छोटे से, भाई नहीं, दो बंदों के अगर पूछ रखा है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके उसको दो, और इस तरह स्लैब रेट्स लगाओ उसके ऊपर, और फिर आपने टैक्स लायबिलिटी जो कहे उस तरह मानना है। अगर टैक्सेबल इनकम कहता तो खाली अब यहां तक रुक जाए, भाई ये टैक्सेबल इनकम, आगे टैक्स रेट्स लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर उसने टैक्स लायबिलिटी पूछी है तो फिर मेरे बच्चे रेट्स लगा के लायबिलिटी तक उसको छोड़ के आना। कोई मुश्किल? अभी सवाल करेंगे फिर तो हमें पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम अभी शुरुआत है ना मेरे बच्चे, परेशान नहीं होना। डेफिनेटली मेरे बच्चे, हम इतना ही का सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह, जिससे ये चीजें सॉल्व हो जाए। बेटा डिडक्शंस अलाउड, सुपर डुपर, बल्कि उससे भी ऊपर इम्पोर्टेंट। अच्छा, इससे पहले कोई टॉपिक मैंने छोड़ा है मेरा ख्याल? अनएडजस्टेबल एडवांस है इससे पहले, या सीधी डिडक्शन यही टॉपिक है? ठीक हो गया, मुझे ये लगा शायद वो अनएडजस्टेबल एडवांस पहले ना आ गया। लो बेटा, याद है लफ्ज डिडक्शंस किसको कम करता था? हाँ, पर्टिकुलर हेड में इनकम को कम करता था। और ये पर्टिकुलर हेड कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी। तो हम इसकी डिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी इनकम को कौन से खर्चे लेस करेंगे, और जब ये खर्चे लेस करेंगे हमें फायदा होगा नुकसान? फायदा होगा हमें। हाँ बिल्कुल, देखो मेरे बच्चे, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अज्यूम कर लो वो है 1 मिलियन। ये आपकी इनकम है प्रॉपर्टी में से, ये आपने कमाया। अब इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन। अगर तो कोई डिडक्शन ना हुई तो ये सारी क्या बन जाएगी? ये हमारी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई डिडक्शन हुई, मान लो कि हम 5 लाख की डिडक्शन हुई, तो जिसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे वो कितना होगा? 5 लाख, तो कम हो गया। तो हमारी जो कोशिश होगी कि खर्चे टका के हों, कि टैक्स वालों को कोई इनकम नजर ही ना आए। और आप लोगों ने यही मशवरे दिया करें लोगों को। जब आप इंशाल्लाह टैक्स कंसल्टेंट बनोगे, टैक्स एक्सपर्ट बनोगे, अभी तो वो पेपर में वैसे पूछा करेगा। अज्यूम कर लें कि आप एक टैक्स कंसल्टेंट हैं और आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन है, बताएं आप क्या करेंगे। और आजकल वो कल परसों मैंने एक मीम देखा, बच्चों ने किसी ने बना रखा था, उसने लिखा कि भाई मैं एक कैफ का स्टूडेंट हूँ, मैं टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ। तो मैं कोई आंसर नहीं दे रहा इसका। यानी कि कैफ के बच्चे को सवाल आया कि आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो, बताओ यहाँ पे इसकी कितनी इनकम बनेगी टैक्सेबल। उसने कहा कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट हूँ ही नहीं, मैं हूँ कैफ का स्टूडेंट, तो इसलिए मैं इसका कोई आंसर नहीं दे। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने उस वक्त अज्यूम करना है कि आप वाकई ही क्या हो? टैक्स कंसल्टेंट। लो बेटा, आपके फायदे की चीजें, आपके खर्चे मेरे बच्चे। लेकिन आप देखो, जब खर्चे, इसका मतलब हमारे हमें फायदा दे रहे हैं, हमारा तो मन करेगा ना ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लेस करें। लेकिन टैक्स वालों ने कह दिया नहीं, औकात में रहते हो।
हम आपको बताएंगे आप कितना खर्चा लेस करेंगे और कौन कौन से खर्चे लेस करेंगे। जो यहां पे बताया उसके अलावा अगर कभी भी कोई खर्चा आया उसको आपने हाथ भी नहीं लगा। जो यहाँ पे बता दिया वही लेस करोगे, जितना बता दिया वही लेस करोगे। इसके अलावा अगर कुछ और हुआ मेरे बच्चे वो आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बस चीजों के नाम याद रखो, कौन सा खर्चा है और ये लेस ये डिडक्शन के तौर पे अलाउ है कि नहीं, और वही उसी तरह से पेपर में पूछे। याद रखोगे आप? लो बेटा, अब डिडक्शन जरा देखते जाइए। सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये रेजिम्स पढ़ रहे हैं। अभी चैप्टर 4 के अंदर एक टॉपिक हम छोड़ के आए रेजिम्स का, वो लहदा से वो एक सरदर्दी है पूरी वहां पे, उसमें है वो कुछ नहीं, बस सरदर्दी है, बस इतना भी दिमाग में रख लो। एनटीआर, एफटीआर, एमटीआर जो भी हो रेजिम्स हैं ये। उनमें से जो एनटीआर है जो हमारे सिलेबस में है सारी के सारी, स्वाय चंद एक इनकम्स के जो एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक में आएंगी, सारे के सारी क्या है एनटीआर है। कुछ 4-5 इनकम एफटीआर की है, मैंने बोला था 4-5 इनकम सेपरेट ब्लॉक की है, बाकी सब क्या है एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रेजीम। और नॉर्मल टैक्स रेजीम की खूबी क्या है, जहां पे बाकी इसमें खूबियां होंगी, एक तो इस पे स्लैब रेट्स लगते हैं, बाकी जो इनकम्स होंगी जो बाकी रेजीम्स होंगे उन पे स्लैब रेट नहीं लगते। जहां पे भी किसी इनकम का टैक्स वालों ने खुद अलहदा रेट दिया होगा वो कभी भी एनटीआर नहीं होगा। एनटीआर का मतलब ही क्या है, इसकी जो आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की होगी उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे वो उन स्लैब रेट्स के मुताबिक कैलकुलेट करो। जहां पे स्लैब रेट ना हो और टैक्स वालों ने लहदा से रेट लगा दिया हो तो मेरे बच्चे वो क्या होगी, या तो एफटीआर में होगी या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हो। यानी कि इसका सेपरेट ब्लॉक उसने कहा इस इनकम को सेपरेट करो और इसके ऊपर ये रेट लगाओ, वो नहीं लगाने उसके वाले। या बात कुछ एफटीआर है, हम कहीं से कमाते हैं इनकम, उस मालिक को ही कह रखा है कि इस बंदे को इनकम देने से पहले ना इसके ऊपर इतना टैक्स लगा के इसको पे कर, उसको हम कहेंगे ये एफटीआर है। और वहां पे खर्चे अलाउ नहीं होते, जितना कमाओगे उसी के ऊपर वो रेट लगा के आपसे उतनी इनकम ले ली जाएगी। ये खर्चों वाली मौजें कहाँ पे लगी हुई हैं, एनटीआर। याद रखोगे? यानी कि दो अभी निशानियां बस याद रखो एनटीआर की, इस जिसमें ये ना हो वो समझो उनमें से या कोई एमटीआर होगी या एफटीआर होगी या सेपरेट ब्लॉक होगी। एमटीआर होता है मिनिमम टैक्स रेजीम, एफटीआर फाइनल टैक्स रेजीम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और ये हमारी क्या है नॉर्मल टैक्स रेजीम। दो चीजें अभी बस याद रखिएगा कि नॉर्मल टैक्स रेजीम में स्लैब रेट्स लगते हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर हेड में खर्चे अलाउ होते हैं स्वाय सैलरी के। सैलरी में से कोई खर्चा अलाउ नहीं होता। सैलरी के हिस्से बनाएंगे चीजों को, कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, कुछ भी कम करने की इजाजत नहीं होगी आपको। सैलरी कमाने के ऊपर जो भी खर्चा करोगे वो आपका खर्चा कंसिडर नहीं किया। अब होता है एक बंदा यहाँ पे नौकरी करता है, वो 20,000 सैलरी कमाता है और डेली आने जाने का बाइक का वो या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहा है उसका खर्चा कर रहा है, टैक्स वाले कहते हैं हमें नहीं पता, तो घर बैठ के काम कर ले, हमें क्या है इससे, तेरा कोई भी खर्चा हमने लाओ। सैलरी के अलावा बाकी चारों हेड्स में क्या होंगे, डिडक्शन अलाउ, इसको क्या बोलते हैं एनटीआर। मुश्किल बात। अभी देखिएगा, कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टैक्स अंडर द एनटीआर इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी। कंपनी क्या हो, कंपनी के मामले में क्या होगा, हमें उससे लेना देना नहीं, हम कंपनी पढ़ ही नहीं रहे, फिलहाल उसने हमारे काम की बात बता दी। एओपी और इंडिविजुअल के मामले में जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे कैलकुलेट कहाँ पे रखा करेंगे। अच्छा, हमारे दौर में जब हम टैक्स पढ़ा करते थे ना, ये मेरे बच्चे एफटीआर में थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये बाद में आप लोगों के लिए उन्होंने चंद साल पहले इसको एनटीआर में रखा है। हमारा ये सेपरेट, हम ये चार्जेस जब हेड से इनकम कैलकुलेट किया करते थे ना, इसको नहीं वो रखा करते थे बीच में, हमारे दौर में दिखाया करते थे वहां पे, बस इसको दिखा के एक दफा नीचे से लेस कर दिया करते, वो कहते इसको लहदा रखो, इसके ऊपर लहदा टैक्स वही पे करना, स्लैब रेट नहीं लगाते थे उसके ऊपर। इसलिए पहले टोटल इनकम इसको दिखाते थे, फिर नीचे से उसको वो बाकी इनकम के साथ भी हम ऐसे ही किया करेंगे, इनकम दिखाया करेंगे उनको, लेकिन हम क्या करेंगे जैसे ऊपर टोटल इनकम हुई, टोटल इनकम में से उसको लेस करके फिर टैक्सेबल इनकम निकाला करें, क्योंकि टैक्सेबल इनकम के ऊपर ये रेट लग रहे हैं स्लैब रेट। अगर कोई और हेड से इनकम कमा लिया आपने एनटीआर के अलावा, वो हम दिखा दिया करेंगे ऊपर, प्रॉपर्टी है या कोई भी है, अच्छा होती इन्हीं में से है, इन्हीं हेड्स में से वो इनकम है, एनटीआर एफटीआर जो एफटीआर वगैरह भी है, लेकिन उनके रेट से ज्यादा दिए हैं इसलिए हम उनको यहाँ से निकाल देते हैं एक दफा। चलो खैर जब न्यूमेरिकल करेंगे फिर देखेंगे, अभी बोलते हैं। बेटा इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ ए पर्सन चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर अ टैक्स ईयर डिडक्टेबल डिडक्शंस शैल बी अलाउड फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस। अच्छा, अलाउंसेस का मतलब होता है अमाउंट्स, कहीं पे भी लफ्ज अलाउंस लिखा हो इसका मतलब अमाउंट ही होता है। ये खर्चे या अमाउंट्स पे करोगे ये आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएंगे। अब ये कौन कौन से मेरे बच्चे सब्र के साथ सुनते जाइएगा इसको और याद रखती है इसको पता करना। कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू ए बिल्डिंग,
an allowance equal to 1/5 of the rent chargeable to tax in respect of the building for the year computed before any deduction allowed under this section. अब इसका मतलब क्या है? बेटा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बिल्डिंग रेंट पे दी, अज्यूम कर लेते वैसे ही, इसमें अभी अनएडजस्टेबल एडवांस का मुझे हमें सीखा नहीं हमने, मैं सवाल के लिए बता रहा हूँ आपको। अनएडजस्टेबल एडवांस था मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो 1 लाख रुपए। उसके बाद रेंट है इसका 60,000 पर मंथ, और 4 फीटर डिपॉजिट भी है इस बिल्डिंग से रिलेटेड, अज्यूम कर लो वो है मेरे बच्चे 1 लाख रुपए। चलो 1,20,000 कर लो। इसका टैक्सेबल रेंट कितना निकलेगा? टैक्सेबल रेंट $6,012 कितना निकलेगा? 6,012 टोटल कितना निकला यार? खुदा का खौफ कर लिया करो ना कैलकुलेट, ऐसे ना किया करो। तो बेटा इसके लफ्ज क्या बोलेंगे? रेंट चार्जेबल टू टैक्स, वो रेंट जो जिसके ऊपर हमने क्या करना है? टैक्स लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने पहले जितनी भी रेंट की इनकम्स हैं उन सबको जमा करना है, एक को नहीं, सिर्फ रेंट को नहीं, उस बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी अमाउंट, चाहे वो सिक्योरिटी हो, अनएडजस्टेबल एडवांस हो, फोरफीटर डिपॉजिट हो, रेंट हो, इन सब को आपने जमा कर लिया। ये आपका क्या निकलेगा? रेंट चार्जेबल टू टैक्स, वो रेंट जिसके ऊपर टैक्स रेट लगाना है। सादा अल्फाज में जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे किसी बिल्डिंग की, क्या ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं करोगे? उसके ऊपर ही रेट लगाओगे या अलग अलग लगाओगे? सबके ऊपर सबको इकट्ठा करना है। इसका 1/5। अभी हमने इसके मान लो इसके कोई और डिडक्शन भी हो सकते हैं, जैसे मान लो हमने वो देगा इन्फॉर्मेशन कि हमने 1 लाख रुपया इंश्योरेंस का पे किया इस बिल्डिंग का, वो भी खर्चे के तौर पे लगाओ, आगे जाके बताएंगे। ऐसे देखिएगा, वो कहेगा इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया है 1 लाख रुपए का। कुछ और भी एक एक्सपेंस 1 है, अभी हमने पढ़ा नहीं, बस लिख रहा हूं। एक एक्सपेंस 2 है, वो है 20,000 का, तो 50,000 का। एक एक्सपेंस 3 है, वो है मेरे बच्चे 30,000 का। खर्चे भी दे रखे हैं उसने और ये इनकम भी दे रखी है, लेकिन हमने निकालना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस या एक्सपेंस। अब वो कैसे निकला करेगा? इन खर्चों को लेस करने से पहले जो हमारा रेंट चार्जेबल टू टैक्स आया करेगा, उसका 1/5 आप हमेशा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में देखो। आप यहां पे लिखोगे ये सारे खर्चे, सारा सवाल ऐसे दे रखे, ये इनकम दे रखी है उसके रेंट चार्जेबल टैक्स की, और ये खर्चे दे रखे हैं। अब एक खर्चा उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कहीं नहीं दिया हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का उसने कहीं नहीं दिया हुआ। अगर दे भी दे, ऐसे इग्नोर करना जैसे हमारे घर वाले हमें इग्नोर करते हैं, इसको कंसिडर ही नहीं करना। याद रखोगे इसको, मतलब डिसीजन मेकिंग में करते हैं ना, वो हमसे पूछते ही कुछ नहीं, फैसला कर देते हैं। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर दे भी दे, अगर ना दे, दोनों सूरतों में बिल्कुल उसकी तरफ मुंह भी नहीं करना, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कैलकुलेट करने के लिए उसने एक फॉर्मूला दे रखा है। वो कहता है जितना आपका रेंट चार्जेबल टैक्स होगा, 940 था ना, 940, इसका हमेशा आपने लिया करना है 1/5। अब लेस करेंगे हम यहाँ पे, मान लो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और यहाँ पे लिखेंगे हम 9,40,000 1/5। थोड़ा सा ना हमने तरतीब भी हमने थोड़ी सी सही रखनी है, अभी से सीखनी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 940 1/5, 1,88,000। यानी कि बाकी खर्चे लेस करने से पहले, किसमें से? रेंट चार्जेबल टैक्स में से। बाकी खर्चे लेस करने से पहले हम उसका इसका लिया करेंगे 1/5, वो हमारा क्या कहलाएगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और मजे की बात, ये खर्चा हो या ना हो, जब भी वो रेंट देगा किसी बिल्डिंग का, ये हमेशा लेस हुआ, उसको ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कभी भी देने की जरूरत नहीं है। उसने बता दिया हमेशा जितना रेंट चार्जेबल टैक्स निकला करे। अच्छा देखो, अगर ये अनएडजस्टेबल एडवांस ना होता, खाली रेंट होता 60,000, और ये फोरफीटर डिपॉजिट भी ना होते, तो ये कितना था? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 7,20,000। 7,20,000 का कितना? 1/5, ये यहां से लेस होना। यानी कि जो रेंट चार्जेबल टैक्स निकला करेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमेशा उसका 1/5 आपने लिया करना। लेकिन इन केस ऑफ बिल्डिंग ओनली,
प्लॉट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं होती। अगर हमने कोई लैंड उस पर रेंट पे दी होगी, उसके मामले में अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा लेस नहीं करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसका है? बिल्डिंग का। अब अल्फाजों पे जरा गौर कीजिएगा। कहता इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू ए बिल्डिंग, हर जगह पे लैंड एंड बिल्डिंग लिख रहा था। देखो अभी उसने कितनी बेरुखी दिखाई है लैंड के साथ। क्या बोला उसने? हाँ, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग। याद रखोगे इस बात को। तो बिल्डिंग के मामले में एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टैक्स, और उस बिल्डिंग से जो रेंट चार्जेबल टैक्स आ रहा है वो यानी कि वो सारी वो अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट फॉरफिटेड डिपॉजिट सबको इकट्ठा करने के बाद जो आपके पास आई है अमाउंट चार्जेबल टैक्स की, खर्चे लेस करने से पहले, ये ग्रॉस फिगर, इसका कितना लिया करना है? 1/5। वो क्या कहलाया करेगा हमेशा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। याद रखोगे इस बात को। इंस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग फॉर द ईयर कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन अलाउड, और ये जो उसके ऊपर 1/5 लेना, कोई खर्चा लेस करने से पहले पहले 1/5 ले लिया, यानी कि सारे खर्चे लेस करने के बाद। चलो मान लो यहाँ पे ये 7 लाख कुछ आया, ये भी खर्चे लेस करते, उसके बाद जो आती उसका 1/5 लेते ना। ना, रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो शुरू में हम निकालते हैं उसका 1/5 खर्चे लेस करने से पहले पहले उसे बोल दिया खुद। याद रखोगे इसको। अगर वैसे ना बोलता तो रेंट चार्जेबल टैक्स खर्चों के बाद ही आता। अगर ये ना बोलता लफज, रेंट चार्जेबल टैक्स का मतलब क्या है? जो खर्चों के बाद फिगर आती है। लेकिन उसे बोल दिया रेंट चार्जेबल टैक्स बिफोर डिडक्शन। अब ये खर्चे लेस ना करना, उसका 1/5 लेके हमेशा हमेशा रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में आपने लेस किया करना। ये जब हम सवाल करेंगे फिर पता चलेगा आपको, ये याद रहेगा कि नहीं। वो कभी पेपर में नहीं देगा आपको, बिल्डिंग रेंट पे देगा उसका। देखो उसने कहना मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से बिल्डिंग रेंट पे दे दी। भैया इसकी क्या कर दो, टैक्स ईयर 2024 के लिए, टैक्स ईयर 2024 के लिए इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर। इसकी मिस्टर ए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर, और इसकी कोई इनकम नहीं दे रखी, मान लो सादा रखा अभी हमने, इसकी कोई इनकम नहीं, तो इसके मेरे बच्चे बताओ टैक्स ईयर 2024 के लिए जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जब हम लिखेंगे तो कितनी आएगी भला? 12 लाख। और तो कोई मैंने रखा ही नहीं, सिंपल रखा है इसको 12 लाख। कोई डिडक्शन नहीं मैंने दी हुई, तो ये इसी के ऊपर रेट लगा देंगे। हाँ, लेस करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और वो कितनी वाला? हाँ, 2,40,000। और ये बताना है उसको यहाँ पे, ताकि उसको पता हो 1/5 रूल का आपको पता है। इस अमाउंट को यहाँ पे 1.2 मिलियन को लिख के उसका 1/5 लेकर यहाँ पे आपने 2,40,000 यहाँ पे लेस करके फिर आपका ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम जो भी है, रेंट चार्जेबल टैक्स कह लो इसको, और इसके ऊपर फिर रेट लगा के टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। यानी कि उसको कहने की जरूरत ही नहीं कहीं पे, ये ध्यान आपने रखना है। ये हमेशा लेस होगा, लेकिन इन केस ऑफ बिल्डिंग ऑनली, प्लॉट के मामले में, लैंड के मामले में। मुश्किल बात। इंतहाई अहम खबर अभी तक आपको पता चल गई माशाल्लाह। पता चल गया भाई एक खर्चा ऐसा है जब बिल्डिंग रेंट पे तो ये लेस होगा ही होगा, लेकिन कितना? 1/5। अब साथ वाले घर वाले उन्होंने रेंट पे दे रखा है, वो बेचारे उसको, उनको पता ही नहीं था। आज बताओगे जाके उनको दरवाजा खटखटा के, भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेस करते हो कि नहीं? वो कहेंगे नहीं हमें क्या पता, तो उनको बता देना रिपेयर। लेकिन याद रखना वो किसी को 1,000 रुपया देता है जो उनकी रिटर्न फाइल करता है, उसको सारा पता। जिसको साल का 1,000 देते हैं उसको सारा पता है, क्योंकि इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करने के लिए वो लोग 1,000 की एड्स लगा रखे हैं, 1,000 में रिटर्न फाइल करवाते हैं। आप लोग भी इसी तरह अखबार में इश्तेहार दिया करोगे, फेसबुक के ऊपर लिख कर लगाया करोगे 1,000 रुपये में रिटर्न फाइल करवा। 1 साल का 1,000 रुपया देगा वो। 1 साल आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, और पैसा कितना मिलेगा? 1,000। आप नहीं करेंगे इस तरह, ये वकील करते हैं। वकील करते हैं, सारा साल नहीं करना था, साल के आखिर में जाके जो चंद इंफॉर्मेशन है वो मैक्सिमम कोई मेरा ख्याल है आधा घंटा, आधा पौना घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया। इंडिविजुअल की इतनी की औकात होती है। आप क्या करोगे, मिनट में उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन भेजना उसकी जिम्मेदारी है, जो मांगी होंगी वो देंगे। आप क्या करेंगे, आधे पौने घंटे में सारा उसका वो ऑनलाइन सारा पोर्टल बना होता है, उसमें फीड कर दोगे और रिटर्न फाइल होगी, रौला खत्म। ये ना तो सारा साल उसको फोन कर करके पूछ रहे हैं हाँ कुछ कमाया नहीं कमाया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करते हो, 10-15 हज़ार लेते हो इंडिविजुअल से। कर आप भी देते हैं, लेकिन आपसे लोग मोस्टली फ्री करवाते हैं, क्योंकि ये इनकम आपके लिए उसकी औकात ही नहीं होगी। आप किसी का कोई काम करना भी होगा फ्री कर दिया करें, क्योंकि आप बथेरा, आप कॉर्पोरेट जो आपके क्लाइंट होंगे इंशाल्लाह वहां से बथेरा कमा रहे हैं। नहीं बेटा।
कहता है एनी प्रीमियम पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग। अगेन प्लॉट की इंश्योरेंस कराने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे कोई आग नहीं लगेगी, वहां पे जल्जले में प्लॉट कहीं नहीं गिरेगा, है वहीं पे रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे किसकी इंश्योरेंस करवाने की जरूरत है? हाँ, जिसकी जरूरत हो उसी की करवानी। ये ना हो कि आप प्लॉट की इंश्योरेंस करवा के आप कहें कि इसका खर्चा भी हम लेस करेंगे, वगैरह ना, चबले नहीं मारनी है। ध्यान रखना है। तो क्या बोला उसने? एनी प्रीमियम पेड आर पेबल। प्रीमियम का मतलब क्या है? जो इंश्योरेंस कंपनी, देखो कल खुदा ना खासा अगर हम इस बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, कल यहाँ पे कोई नुकसान पहुंचे, इंश्योरेंस वाले हमें कंपनसेट करेंगे, जितना नुकसान होगा हमें पे करेंगे। लेकिन इंश्योरेंस वालों को कुछ पे करेंगे तो करेंगे ना भैया। तो इंश्योरेंस वालों को, जो ये जो बंदा जिसने इंश्योरेंस करवा रखी है, वो पार्टी जिसने वो बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा रखी है, वो प्रीमियम पे करती है। तो इंश्योरेंस वालों को जो प्रीमियम पे कर रहे होंगे उस बिल्डिंग को नुकसान से आगे कंपनसेशन के लिए, देखो टैक्स वाले कहते हैं, टैक्स वाले चाहेंगे ये बिल्डिंग खुदा ना खासा बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। उनको टैक्स आ रहा है इस बिल्डिंग से, उनकी ख्वाहिश रहेगी ये बिल्डिंग इसी तरह सदाबहार ये चलती रहे, ये कायम रहे। और अगर इसी को कायम रखने के लिए कोई बंदा कहीं पे इंश्योरेंस करवा लेता है ताकि यहाँ पे नुकसान हो भी, इंश्योरेंस से पैसा है मैं उसको पूरा कर लूं, टैक्स वाले कहते हैं तूने अच्छा किया, और ये जो खर्चा पे कर रहे हो जो जो आपकी इनकम है उसमें से लेस कर लो। लेकिन इंश्योरेंस करवा लो बिल्डिंग की, उसका जो खर्चा पे कर रहे हो आप क्या कर लो, उसको डिडक्शन के तौर पे अवेल कर लो। क्योंकि वो कल अगर कोई नुकसान पहुंच गया, आप क्या कर लोगे, वहां से पैसे लेके कम से कम बिल्डिंग दोबारा बना के फिर रेंट पे, और फिर हम आ जाएंगे आपके पास टैक्स लेने के लिए। याद रखो इस बात। लिमिट कह रहा है एनी प्रीमियम पेड आर पेबल बाय द पर्सन। देखो पेड या पेबल क्यों कह रहा बड़ा? अक्रूवल, क्योंकि उसको पता है कि पे करे ना करें। देखो इस साल का जो सीएफई ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम था पे नहीं किया। जब हम इस साल की इस बिल्डिंग का रेंट कैलकुलेट करेंगे अपने, जो हमें मिल रहा है, मान लो हमने रेंट पर दे रखा है, क्या वो प्रीमियम डिडक्शन के तौर पे लाओ होगा? हाँ, क्योंकि वो खर्चा बन तो गया ना, पे नहीं किया, वो हमारी मर्जी। लेकिन आगे टैक्स वाले हमें इसकी सजा देंगे। टैक्स वाले 3 साल तक हमारी तरफ देखेंगे, पे किया किया किया, चौथे साल में कहेंगे नहीं किया, चलो इसको दोबारा इनकम का हिसाब। तो चौथे साल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वही खर्चा हमारी इनकम का हिस्सा बनेगा जो कभी हमने 4 साल पहले लेस किया। पढ़ेंगे भी रूल्स। इसकी समझ आ गई? कह रहा अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज आर डिस्ट्रक्शन। देखो उस बिल्डिंग में जो आपने इंश्योरेंस करवा रखी हो, उस बिल्डिंग की किस चीज की मद में? डैमेज या डिस्ट्रक्शन की मद में। क्योंकि भास्कर ऐसे होते हैं जो होटल्स वगैरह होते हैं ना, कुछ इस तरह की चीजें, वहां पे जो लोग रहते हैं ना, लोग उनकी भी इंश्योरेंस करवाते हैं कि हमारे इस होटल में अगर कोई बंदा ठहरा, या हमारा यहाँ पे कोई टेनेंट हुआ, उसको कोई नुकसान पहुंचा तो इंश्योरेंस वाले कंपनसेट करेंगे। बंदों को नुकसान की इंश्योरेंस करवा रखी है वो कवर नहीं करने, बिल्डिंग को नुकसान की जो इंश्योरेंस करवा रखी है वो कवर होगी, याद रखिए। जैसे वो रेलवे है, पाकिस्तान रेलवे, उन्होंने जितने भी उनके पैसेंजर हैं जो रेलवे के जरिए सफर करते हैं, खुदा ना खासा रास्ते में उनका कोई नुकसान हो जाए, इंश्योरेंस वाले उसको कंपनसेट करते हैं। वो नुकसान रेलवे का नुकसान का कंपनसेट नहीं करते, बल्कि बंदों का नुकसान कंपनसेट करते हैं कि खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे जो लोगों को नुकसान पहुंचा, हम उसको उसका वो पे करेंगे। तो बस समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए उसने वाजे करके लिखा डैमेज या डिस्ट्रक्शन किसका? बिल्डिंग का। याद रखो, अभी तक आपने 2 खर्चे आपको डिडक्शन के तौर पे लॉ हुए हैं। कौन से? एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कितना बोला? 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टैक्स बिफोर एनी डिडक्शन। और उसके बाद दूसरा इंश्योरेंस का जो खर्चा पे कर रहे हैं। लेकिन दोनों सूत्रों में अभी तक किसको कवर किया आपने? बिल्डिंग को। बिल्डिंग। हमारी क्लास कितने बजे तक का? मतलब 4:30 बजे। लो बेटा, कहते हैं एनी लोकल रेट टैक्स चार्ज आर सेस। इसको सिर्फ एक ही नाम देना है, टैक्स। ये चारों नाम मेरे बच्चे, रेट टैक्स चार्ज आर सेस, ये किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं? टैक्स के लिए। एनी लोकल टैक्स, याद रखोगे? एनी लोकल टैक्स, ये लीगल वर्डिंग होती है, ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इस तरह यूज करते हैं। एनी लोकल टैक्स in respect of the property or the rent from the property paid or payable by person to any local authority or government in the year not being any tax payable under this ordinance। हमें कुछ समझ नहीं आई सर, ये कहना क्या चाह रहे हैं? देखिएगा मेरे बच्चे, एक चीज तो आपको समझ आ रही है कि मान लो कि मिस्टर ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी मिस्टर बी को रेंट पे दी 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट के ऊपर, और इसकी 12 महीने की मेरे बच्चे कितनी आगे वाला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? 12 लाख। और अज्यूम कर लेते हैं, समझाने के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ, स्लैब रेट में हमने देखा जाके उसके 10% टैक्स बनता है, अज्यूम कर लो 1,20,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, स्लैब रेट की तरफ नहीं गए, हमने कहा कि 10% इसका प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, 42,000, 10% इसका 1,20,000 का।
सॉरी 12 लाख का, 12 लाख का 10%। और नहीं, उसको रहने दो, स्लैब रेट को भी मैं समझा, तो सादा करके बता रहा हूँ मैं, स्लैब रेट ही है समझो, ये अभी अभी अज्यूम करना ये स्लैब रेट, ठीक हो गया। अब ये आपने 1,20,000 क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने इनकम कमाई उसके ऊपर टैक्स है कितना, 1,20,000। ये आपने किसको पे करना है, टैक्स वालों को। क्या यही टैक्स फिर आपको डिडक्शन के तौर पे भी लॉ हो जाएगा कि जो हमें पे कर रहे हो वो अपनी इनकम में से लेस भी कर लो? नहीं, मतलब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला टैक्स नहीं है जो यहाँ पे आपको आपने पे करना है अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जो आप टैक्स पे कर रहे हो अंडर दिस ऑर्डिनेंस। और दिस ऑर्डिनेंस कौन सा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021। ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आप पढ़ रहे हो आपके सामने है, जो इस ऑर्डिनेंस के तहत इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे करते हो, वो वाला टैक्स लेस करने की इजाजत नहीं, वो तो टैक्स वालों ने लिया है आपसे, वही को लेस करने की। ये कौन सा होता है, ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो लोकल गवर्नमेंट चार्ज करती है, होता है ना। अगर आपका 10 मरले का घर है, इतना आप उसका प्रॉपर्टी टैक्स पे करो लोकल गवर्नमेंट, कनाल का घर हो तो इतना टैक्स, नाम उसका प्रॉपर्टी टैक्स है, वो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वाला है। वो अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी है, वो टैक्स आपने पे करना है लोकल गवर्नमेंट, वो वाला टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स मेरे बच्चों डिडक्शन के तौर पे अलाउ। अगर मैं ये बिल्डिंग बना के बैठा हूँ, मैं रेंट पे दे के बैठा हूँ, और रेंट जो आ रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट मुझसे इनकम, जो रेंटल इनकम आ रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट मेरे पास टैक्स लेने आ रही है, मैं कहूंगा यार ये भी टैक्स लेके जा रहा हूँ, वो तो लोकल गवर्नमेंट को भी मैंने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है। कहता अच्छा, उसको जा डिडक्शन के तौर पे अलाउ कर, यानी कि मेरा जितनी इनकम आ रही होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से, उसमें से एक डिडक्शन कौन सी मजीद आ गई, जो मैंने लोकल गवर्नमेंट को उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे किया है, वो डिडक्शन के तौर पे अलाउ। जो इनकम टैक्स, ये जो हम ये स्लैब रेट लगा के जो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये अलाउ नहीं है, ये तो वो खुद लेके जा रहे हैं, उसको कहेंगे जाते हुए कहेंगे इसको लेस भी कर लो, वो फायदा क्या है उसको लेके जाने का। नहीं बात समझ आ रही मेरा, जो लोकल प्रॉपर्टी टैक्स हम पे करेंगे वो डिडक्शन के तौर पे अलाउ, लोकल गवर्नमेंट, ये खर्चा ही है, तो हम लोग उस बिल्डिंग का खर्चा दे रहे हैं, बिल्डिंग है, टैक्स वाले इतने वो जालिम नहीं, वो कहते हैं ये बेचारा जुल्म हो रहा है आपके साथ, तो आप ऐसा करो इसको भी डिडक्शन के तौर पे अवेल करें। कहते हैं एनी लोकल रेट चार्ज सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आर द रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी पेड आर पेबल बाय द पर्सन टू एनी लोकल अथॉरिटी आर लोकल गवर्नमेंट इन द ईयर। उस ईयर के अंदर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया लोकल गवर्नमेंट को, नॉट बीइंग एनी टैक्स पेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, और जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस ऑर्डिनेंस में के तहत कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो टैक्स आप पे करोगे गवर्नमेंट को, इसके ऊपर आपको कोई रिडक्शन अलाउ नहीं है। इस तरह सैलरी के ऊपर टैक्स, और चलो इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर जो टैक्स पे करोगे इस ऑर्डिनेंस के तहत, वो डिडक्शन के तौर पे भी अलाउ हो जाएगा? नहीं नहीं, वो क्यों डिडक्शन के तौर पे अलाउ करें, वो तो आपको फटीक डाल रहे हैं कि हमें पे करो। नहीं समझ आई, जब करेंगे तो इंशाल्लाह सही से समझ आएगी। अभी तक आपने 3 खर्चे पड़े हैं जो आपको अलाउ है, बाय डिफॉल्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग, इंश्योरेंस सिर्फ बिल्डिंग, और इंश्योरेंस का जितना पे करोगे याद रखना। और तीसरे नंबर पे जो लोकल प्रॉपर्टी टैक्स पे करोगे, जितना भी पे करोगे वो भी डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे देखिएगा, एनी ग्राउंड रेंट, क्या बोल दिया उसने, ग्राउंड रेंट पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा ग्राउंड रेंट पे कर रहा हो, वो भी डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो। अगर कोई बंदा ग्राउंड रेंट पे कर रहा हो, डिडक्शन के तौर पे अलाउ। क्या ग्राउंड रेंट पे कर रहा हो, सर रेंट तो पे कर रहा है, डिडक्शन सर क्या कह रहे हो आप, समझ कुछ नहीं आ रही सर, ये क्या हो गया, ग्राउंड रेंट पे कर रहा हो डिडक्शन के तौर पे, पॉइंट को छोड़ देते हैं, छोड़ दें ना ना, भाई है तो बड़ा देखिए, मिनिस्टर एक ही, चलो मिनिस्टर तो याद क्या है, तो बड़ा देखिएगा, मिनिस्टर ए का एक प्लॉट है, ये प्लॉट है मिस्टर ए का, और ये बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, और मिस्टर बी की बड़ी देर से इस पे निगाह है, और जाकर उसको कहता है यार ये प्लॉट बेच ही दे, वो कहता क्यों, मैंने अपने बच्चों के लिए रख रखा है, मैं तुझे बेच दूं। कहता ऐसा कर फिर ये प्लॉट ना मुझे रेंट पे दे दे। कहता हाँ ये बात समझ आती। वो क्या कर रहा है, मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या रेंट पे दे रहा है,
प्लॉट रेंट पे दे रहा है। याद रखोगे इसको। मिस्टर बी ने क्या किया, उस प्लॉट पे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। मिस्टर ए ने क्या किया, ये प्लॉट रेंट पे लिया। सॉरी, मिस्टर बी ने क्या किया, ये है टेनेंट और ये कौन है, लैंडलॉर्ड। मिस्टर ए ने प्लॉट दिया मिस्टर बी को रेंट पे, और मिस्टर बी ने क्या करना शुरू कर दिया, उस पर बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। और मिस्टर ए ने कहा, भाई ये क्या, तू कब्जा कर रहा है? कहते नहीं नहीं यार, ये बिल्डिंग मैं खुद बना रहा हूँ, तुझे कोई दिक्कत है? कहते यार फिर तो तुझे प्लॉट रेंट पे दिया, तू घर बना रहा है, तू तो फिर पक्का पक्का कब्जा करके बैठ जाएगा। कहते नहीं नहीं यार, देख तूने मुझे ये प्लॉट कितने सालों के लिए दिया? कहता 10 सालों के लिए, अज्यूम कर। कहता यार 10 साल बाद ये बिल्डिंग तू गिरा देना, मैं बना रहा हूँ ना बिल्डिंग, तो 10 साल बाद तू क्या कर देना, ये बिल्डिंग गिरा देना, तुझे इससे क्या लेना देना? तूने प्लॉट मुझे रेंट पे दे दिया ना, अब तू साइड पे रह, मैं कब्जा नहीं कर रहा, ये मैं तुझे बता। जब टाइम पूरा होगा ये बिल्डिंग क्या कर देना, तू रख लेना या गिरा देना, तेरी मर्जी। तेरा मैं प्लॉट चल, और नहीं तो मैं बिल्डिंग खुद गिरा के साफ करके तुझे प्लॉट दे दूंगा। उसने कहा कि चल फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लो भैया, अब अज्यूम कर लो, ये जो प्लॉट उसने रेंट पे दिया था मिस्टर बी को, वो था 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ। मिस्टर बी ने क्या किया, इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई। अब बिल्डिंग कौन बना रहा है, लैंडलॉर्ड या टेनेंट? हाँ, किराएदार बिल्डिंग बना रहा है। और किराएदार ने क्या किया, इस बिल्डिंग को बना के किसी मिस्टर सी को आगे रेंट पे दे दिया। क्या किया उसने, मिस्टर बी ने इस बिल्डिंग को बना के किसी मिस्टर सी को रेंट पे दे दिया, 1.5 लाख रुपए पर मंथ। समझ आ रही है कुछ? ये बताओ, इस बिल्डिंग का जो मालिक कौन है? कौन भी, ये याद रखना, जिसने बिल्डिंग बनाई है वही बिल्डिंग का मालिक है। मिस्टर देखो, उसने तो जब उसने वापस लेना है वो तो गिरा के देगा उसको। एक्चुअली बिल्डिंग का मालिक कौन है, मिस्टर बी। और ये असूल क्या था इसका रेंट का, कि बिल्डिंग का मालिक जब बिल्डिंग को आगे रेंट पे देगा तो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कह रहे हैं। यार को अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे। इस ग्राउंड रेंट को ये जो मिस्टर ए फिर ले रहा है वो क्या होगा, क्योंकि आप उस ग्राउंड के ऊपर तो क्या बन गई, बिल्डिंग। और बिल्डिंग का तो ऑलरेडी एक रेंट जा रहा है प्रॉपर्टी के मध्य में। तो सर ये मिस्टर ए को जो ग्राउंड रेंट मिल रहा होगा 30,000, इसका क्या करना है? ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अजीब सी बात है, लेकिन आपको खाली लैंड तो रही नहीं, अब उसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है। और बिल्डिंग किसने बना रखी है, बी ने। और बी ने अब इस बिल्डिंग को आगे रेंट पे दे रखा है, और उस रेंट के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, फिर ये 30,000 का क्या करना? यानी एक ही जगह पे, एक ही जमीन के टुकड़े के दो दो रेंट, वो कहेंगे ये तो वारा नहीं खाएगा। फिर इसकी जो मिस्टर बी की जो बिल्डिंग का रेंट है वो रेंट में कंसीडर करेंगे, और मिस्टर ए को जो ग्राउंड रेंट मिल रहा है, मिस्टर ए को क्या मिल रहा है, ग्राउंड रेंट। तो मिस्टर ए का ग्राउंड रेंट कहां पे जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नहीं समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं, हम जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे वहां पे एक लफ्ज मिलेगा ग्राउंड रेंट। आप कहेंगे सर ये ग्राउंड रेंट कहां पे आ गया, वो तो हमने लैंड और बिल्डिंग दोनों का डिस्कस किया था ना। ये वो ग्राउंड होगा जिसके ऊपर किसी ने बिल्डिंग बना के आगे रेंट पे दी हो। जब वहां पे जाएंगे फिर इसी तरह इतनी ही मेहनत के साथ हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, तब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। अब आप जरा आओ, मिस्टर किसकी तरफ बोला, मिस्टर बी की तरफ। मिस्टर बी मेरे बच्चे मुझे बताओ, उसका टैक्स ईयर 2024, जरा बताइएगा मेरे बच्चे, इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? 1.5 लाख, वो किधर गया? 1.5 लाख रुपए पे इसने दी थी मिस्टर सी, अच्छा लिखा हुआ है। 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 18 लाख। लेस, लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कुछ और तो नहीं है ना, यही है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस निकालो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना, बताना भी उसको। 1,18, 1/5, 3,60,000 लेस ग्राउंड रेंट। जब ये टैक्स वाले आए ना मिस्टर बी के पास टैक्स लेने के लिए इस 18 लाख के ऊपर, उसने कहा कि मिस्टर बी 40 में से खर्चे लेस कर ले। उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेस किया। उसने कहा कि सर ये बिल्डिंग जो मैंने जिस जमीन पे बनाई है सर, उसका मैं रेंट भी दे रहा हूँ, खर्चा तो है ना सर मेरा। अगर वो रेंट ना, तो मुझे ग्राउंड ना हो और उसके ऊपर बिल्डिंग ना हो, और फिर ये टैक्स भी ना हो जो आप लेके जा रहे हो, तो सर उस पर भी तो मेहरबानी करो ना। उन्होंने कहा कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आपने ये ग्राउंड रेंट पे लेकर उसके ऊपर बिल्डिंग बना के हमें टैक्स पे कर रहे हो, वो जो ग्राउंड पे रेंट है वो खर्चा ही है, उसको डिडक्शन के तौर पे अवेल कर लो। तो कितना मेरे बच्चे पे कर रहा था, 30,000 पर मंथ। तो ग्राउंड रेंट 30,000,
मल्टीप्लाई बाय 12, 3,60,000। ये भी मेरे बच्चे क्या होगा, ये दोनों खर्चे लेस। ये ग्राउंड रेंट आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ है। और ग्राउंड रेंट की समझ आ गई। अब देखो गवर्नमेंट ने ये जितनी जमीनें दे रखी है ना, बड़े बड़े कई कई 100 सालों के लिए है, जहाँ पे ये पीसी शीसी भी बना रखे हैं इन्होंने, रॉयल पाम, चलें रॉयल पाम का मुझे याद है, पीसी नहीं, रॉयल पाम। रॉयल पाम रेलवे की जमीन पे बना हुआ। रेलवे ने अपनी जमीन रॉयल पाम को दे रखी है, उसके ऊपर लीज के ऊपर, और जमीन है वो रेलवे की, ऊपर बिल्डिंग किसकी है, रॉयल पाम वालों की। अगर वो उसको रेंट पे दे देते हैं आगे, क्या गवर्नमेंट को वो उसके लीज का वो जो रेंट पे ले रखा है जमीन, उसका वो कर रहे होंगे, पे कर रहे होंगे ग्राउंड रेंट, गवर्नमेंट को ग्राउंड रेंट पे कर रहे होंगे रॉयल पाम वाले। और फिर जो रॉयल पाम ने वो बिल्डिंग बना के आगे किसी को रेंट पे दे दी, तो जो उसका रेंट आएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं उसमें से क्या कर लिया करेंगे, लेस कर लिया करेंगे। और आप भी अगर कोई इसी तरह जमीन का टुकड़ा लेकर बिल्डिंग बना के आगे देते हो ना, अगर वो जमीन वो बिल्डिंग जाहिर बात है ग्राउंड आपका नहीं है, बिल्डिंग आपकी है, तो ग्राउंड का जो खर्चा पे कर रहे हो वो एक्सपेंस के तौर पे कंसिडर होगा, क्योंकि आप ग्राउंड ना होता तो बिल्डिंग ना होता, तो इसलिए आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर लो उसको। इसको बोलते हैं ग्राउंड रेंट। याद रखोगे इस ग्राउंड रेंट। तो ग्राउंड रेंट भी डिडक्शन के तौर पे अलाउ है। लेकिन कौन सा ग्राउंड रेंट, जिस जो आपने ग्राउंड लिया था रेंट पे, उसके ऊपर बिल्डिंग बना के आगे रेंट पे दी। कौन कौन सी डिडक्शन अभी तक आपको मिली, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, लोकल प्रॉपर्टी टैक्स, चौथा ग्राउंड रेंट। और ग्राउंड रेंट किस मद में वो हमने सीख लिया। तो बेटा, एनी प्रॉफिट पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन एनी मनी बोरोड इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मॉर्गेज। ये अल्फाज होते हैं मेरे बच्चे उधार लेने के, अभी उसको आपने नहीं देखा, बस इतना दिमाग में रखिएगा। एनी प्रॉफिट पेड आर पेबल बाय द पर्सन, पहले वैसे समझो बेटा। मिस्टर ए का दिल कर रहा है कि मैं ना, ये सामने एक घर है, इस घर को खरीद लूं, या सामने कोई जगह पड़ी उस पर मैं घर बना लूं, और उस घर को क्या कर दूं, आगे रेंट पे दे दूं। और रेंट जब देगा तो मेरे बच्चे गवर्नमेंट की तो मौजें लग जाएंगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन बेचारे के पास ना पैसा नहीं है। ऐसे में मिस्टर ए गया किसी बैंक के पास और बैंक को जाके कहा कि सर वो सामने वाला घर खरीदना चाहता हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपया उधार दे दो, यानी कि लोन दे दो। बैंक ने कहा कि ठीक हो गया सर, लोन देने के लिए बैठे हैं। उसने क्या किया, उसको 10 मिलियन लोन दे दिया घर खरीदने के लिए या बनाने के लिए, एक ही बात है। और वो घर खरीदने या बनाने के लिए जो आगे आपने क्या करने जा रहे हो, रेंट पे देने जा रहे हो, क्योंकि रेंट पे देंगे तो खर्चे आगे आएंगे ना। अगर एक बंदे ने खरीद के अपने पास रख लिया, रेंट वाला रौला ही, डिडक्शन वाला रौला ही नहीं होगा, फिर तो मामला ही खत्म कर दो ना। आपने सामने घर बना लिया, उसको रेंट पे नहीं दे रहे, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी नहीं। तो अगर क्या वो डिडक्शन का रौला होगा, नहीं। हम तो डिडक्शन की नौबत तभी आएगी जब कोई बिल्डिंग आप आगे लैंड या बिल्डिंग रेंट पे दोगे। इसने क्या किया, कोई घर या प्लॉट खरीदना चाह रहा है, उसको आगे रेंट पे देना चाह रहा है, और उसके लिए उसने क्या किया, पैसे नहीं, पैसे उसने बैंक से ले लिए 10 मिलियन, और उसके ऊपर मान लो कि 10% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना मिला, 10%। कितना बढ़ेगा, 1 मिलियन। साल का कितना बढ़ेगा, 1 मिलियन। ये उसके ऊपर क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट। अब मेरे बच्चे, जिस बिल्डिंग को उसने करोड़ का खरीदा और आगे रेंट पे दिया हुआ, उसके ऊपर वो प्रॉफिट ऑन डेट भी पे कर रहा है। यानी कि वो जो डेट लिया था उसके ऊपर प्रॉफिट पे कर रहा है, सादा अल्फाज में सूद पे कर रहा है बैंक। तो आपको अलाउ कर दिया जाता है कि अगर आपने किसी से लोन लेकर कोई बिल्डिंग अक्वायर की हो, उसको रेनोवेट किया हो, या यानी कि उधार लेके बिल्डिंग पर किसी भी मद में पैसा लगाया हो, बनाने में, उसको सही करने में, मरम्मत करने में, और उसी बिल्डिंग को आगे रेंट पे देना हो, दिया हो आपने,
और जो आपकी रेंटल इनकम आएगी, वो जो उधार लेकर आपने इस बिल्डिंग को बनाया या मरम्मत किया है, उसके ऊपर जो सूद है, सूद आप लेस कर लो, प्रिंसिपल अमाउंट लेस करने की इजाजत नहीं है। वो तो घर है ना, आपने घर लिया प्रिंसिपल अमाउंट से, तो वो तो घर की अमाउंट बढ़ेगी है। वो सारे 10 का 10 करोड़ आपको लेस करने की, सॉरी 10 का 10 मिलियन लेस करने की इजाजत देते हैं, फिर तो मौज ही है। कौन सी अमाउंट लेस करने की इजाजत होगी? हाँ, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, उससे आपने घर खरीदा है, वो आपका है, उस वो भी वैल्यू बढ़ रही होगी उसकी। याद रखोगे इस बात को। यानी कि अगर हम कहीं से उधार लेके घर बनाएं, घर खरीदें, बने हुए घर में कोई मरम्मत करवाएं और उस घर को आगे रेंट पे दें, वो जो आपने लोन लिया है उस घर की मद में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसको डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं, वो भी अलाउ। अजीब सी बात है, सब कॉमन बात है। आप लोग, हम लोगों ने ये बनाई है बिल्डिंग और बैंक से लोन लिया और इसको रेंट पे दिया, तो बैंक को जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, खाली इंटरेस्ट, वो डिडक्शन के तौर पे वो बताएगा आपको इतने % आप उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। एनी प्रॉफिट पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन एनी मनी borrowed, यानी कि कहीं से भी उधार ले लो, किसके लिए, चाहे वो किसी दोस्त से लिया हो लेकिन वो सूद चार्ज कर रहा है, किसी इदारे से लिया हो, हमें नहीं पता कि कहाँ से लिया, जहां से मर्जी लिया, क्योंकि बात कर वो कहता है वो लोन फिर बैंक से लिया, या वो शेड्यूल बैंक से लिया हो, जो भी है। एनी प्रॉफिट पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन एनी मनी borrowed इन इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मॉर्गेज, वो मैंने बोल दिया, वो भी होता है ये लोन। टू अक्वायर, घर खरीदना हो जिसको रेंट पे देना, कंस्ट्रक्ट करना हो, रेनोवेट करना हो, एक्सटेंड करना हो, एक बिल्डिंग थी, एक मंजिल थी, एक और मंजिल बना रही हो, और रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, उसको गिरा के, मखदूश हालत है उसकी, उसको गिरा के उसकी नई बिल्डिंग बनानी है और उसके लिए पैसे चाहिए। इन सारी चीजों के लिए अगर आपने कहीं से लोन लिया है और लोन लेकर इनमें से कुछ भी करो और वो उस बिल्डिंग को आगे आगे रेंट पे दे रखा हो, इसके ऊपर, इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो खर्चे के तौर पे आ लो। मुश्किल बात है, बस एक दो बात और पढ़ेंगे। ये जरा थोड़ा सा समझने वाला है। वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेटेड, एक्सटेंडेड, ऊपर वाली ही बात है, ऊपर वाले ही काम कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे जरा देखिए, इसका जरा सिनेरियो समझिए। मिस्टर ए, मिस्टर ए का मन कर रहा है, वो जो सामने घर है ना, मैं खरीद लूं इसको, वो सामने प्लॉट तो है, मेरे पास घर बनाने की गुंजाइश नहीं, काश मेरा यहाँ पे घर हो, मैं उसके रेंट पे दूं और कमाऊं, लेकिन बेचारे के पास मान लो कि उस घर को खरीदने के लिए चाहिए 2 करोड़ रुपए। चलो जरा थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। उसको चाहिए 2 लाख रुपए, घर को खरीदने के लिए कितना चाहिए? 2 लाख रुपए। और मिस्टर ए के पास है सिर्फ 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपया। तो बेचारा अक्सर इस मामले के लिए परेशान रहता है कि यार काश मेरे पास 1 लाख रुपया और होता, और मैं क्या करता, इस घर को खरीद लेता। ऐसे में उसका एक दोस्त है, वो दोस्त मिला, वो दोस्त मेरे बच्चे एक बैंक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी, जो घर बनाने में आपको फाइनेंस करते हैं, कि आप घर बना रहे हो, खरीद रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, आप उनसे उधार ले सकते हो। वो दोस्त मिला, उसने कहा कि भाई परेशान क्यों है? वो कहता है यार वो घर खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो कहता कितने तेरे पास हैं? कितने? कहता 1 लाख है। कहता यार परेशान क्यों होता है? 1 लाख रुपया हमारा बैंक कंट्रीब्यूट कर देगा। कहता लोन दे रहे हो? मैंने सूद पर नहीं। कहता नहीं नहीं, हम लोन नहीं दे रहे तुझे, हम तुझे 1 लाख रुपया हम देंगे, 1 लाख रुपया तेरा होगा, दोनों मिला के कितना हो गया? 2 लाख रुपए। इससे आप घर खरीदोगे, आधा घर आपका, आधा घर हमारा, यानी कि हम दो हिस्सेदार होंगे ना उस घर के अंदर, आधा घर तेरा है, आधा घर हमारा है। अब दुनिया को तो किसका नजर आ रहा होगा? ये मिस्टर ए का, लेकिन बीच में आधा हिस्सेदार कौन है? बैंक है। लेकिन कहता कि वो मैं फिर करूंगा क्या इसका, मैं कैसे आप लोगों को पैसे वापस करूंगा? कहता नहीं, ऐसा परेशान हो, हम ऐसा करेंगे, इस घर के कर लेंगे हिस्से, हम घर के क्या बना लेंगे? यूनिट, जिस तरह होता है ना कंपनी के अंदर शेयर बना देते हैं, हमने घर के हिस्से बना दिए। अज्यूम कर लो हमने इस घर के हिस्से बना देते हैं 100 यूनिट बना दिए इस घर के। एक यूनिट है 2000 का, चलो इस तरह कर लो, एक यूनिट कितने का है? एक यूनिट इज इक्वल टू 2000। कहता बता तू कितने खरीद सकता है? उसने कहा मैं कितने खरीद सकता हूँ? 50। ऐसे ना, उसके पास लाख था ना, वो कह रहा है कि इन इन 100 यूनिट्स में से मैं कितने खरीद लूंगा? 50। 50 से मैं खरीद सकता हूँ, 1 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ। वो कहता है बाकी 50 यूनिट्स के लिए हम पे कर रहे हैं, ये हमारे हैं 50 यूनिट्स, और हर यूनिट का मेरे बच्चे क्या करना है? आपने आपने उसके ऊपर हमें रेंट पे करना है, जब तक उस यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? मान लो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 2000। जब तक एक एक यूनिट करके हमसे खरीदते नहीं जाते, आपने क्या करना है?
आपने हर महीने 2 महीने के बाद एक एक यूनिट हमसे खरीदते जाना, साल बाद आपने एक यूनिट खरीदते जा करना है। और जब तक वो तू यूनिट जब खरीदेगा वो तेरा हो जाएगा, जब तक हमारा है उसके ऊपर तू क्या करेगा, हमें रेंट पे करेगा। बैंक क्या कह रहा है, ये हमारा आधा घर हमारा है, और उस आधे घर के ऊपर आप क्या करोगे, हमें रेंट पे करते रहो जब तक वो तुम खरीद नहीं लेते। और जब खरीद जो एक एक करके वो यूनिट खरीदता जाएगा, जितने यूनिट खरीदता जाएगा डेफिनेटली मेरे बच्चे, जैसे मान लो पहले 50 यूनिट थे, 50 यूनिट के मान लो कि एक यूनिट का रेंट था, अज्यूम कर लेते हैं 2 रुपए, एक यूनिट का रेंट, रेंट की बात कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी 2,000, लेकिन रेंट कितना उसका 2 रुपए, तो यूनिट कितने हैं 50, तो 2 × 50, ये 100 रुपया क्या देता होगा उसको, रेंट पे करता हूँ। उसने क्या किया, फिर एक साल बाद एक यूनिट खरीद लिया, तो अगले साल में मेरे बच्चे 2 × 49, ये क्या करेगा, ये रेंट पे करेगा, क्योंकि अभी उतने गवर्नमेंट के हैं और बैंक के हैं, वो उसने ऑक्यूपाई किए। उसके बाद अगले साल वो क्या करेगा, 2 × 48, क्योंकि एक एक करके वो खरीदता जा रहा है। अच्छा, जो खरीदारी की पेमेंट कर रहे होगे वो डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं होगी, लेकिन ये जो जितने जितने यूनिट्स ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के हैं, उसके ऊपर जो रेंट पे कर रहे हो वो आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ, क्योंकि वो घर आपने बना के किसको दिया आगे रेंट पे। और टेनेंट को थोड़ी पता है ये सामने घर में 2 हिस्सेदार हैं, भाई मालिक तो आप ही हो, लेकिन बैक एंड में आपने उसको फाइनेंस करवाया हुआ, और उस फाइनेंस के बदले में आप उस हाउस बिल्डिंग फाइनेंस को क्या पे कर रहे हो, ये रेंट पे करते आ रहे हो। ये जो रेंट पे कर रहे हो वो किसको जाएगा, वो डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो। ये पूरा घर आप इस्तेमाल कर रहे हो, आधा HBFC का, और जो HBF होल्डिंग फाइनेंस का जो आधा हिस्सा आप यूज कर रहे हो, उसको रेंट पे देके कमा रहे हो, उसके ऊपर आपने इनको भी रेंट पे करना है। लेकिन वो हम इनका थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट तो सिर्फ आपका कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो इनको पे कर रहे हो ना वो भी आपका खर्चा ही है, बिल्कुल लोन की तरह। जैसे प्रॉफिट ऑन वो होता है ना, प्रॉफिट ऑन डेट था, यहाँ पे आपने उधार नहीं लिया, बस उनके पैसे वो करवाए, कंट्रीब्यूट हिस्सेदारी करवा दी घर के अंदर। तो वो जितना जितने यूनिट्स का आप रेंट पे करते जाएंगे जब तक वो रेंट क्या करेंगे, वो लेस करेंगे। अच्छा, एक और चीज होगी, ये जो यूनिट्स हैं इनकी वैल्यू की जो एप्रिसिएशन होगी, जो वैल्यू बढ़ेगी, वो भी आपको मेरे बच्चे जो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है, वैल्यू बढ़ गई, आगे फ्यूचर में वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना इन यूनिट्स की। शुरू में ये कितने का था, 200 का एक यूनिट था, जब जब खरीदता जा रहा हो सकता है करते करते उसका 125, 150, सॉरी 225, 250, 300 यूनिट्स की वैल्यू, वो जो एप्रिसिएशन की भी वैल्यू पे करोगे ना, जो उसकी कीमत बढ़नी, 200 का यूनिट था, अगर आपने 250 का खरीदा कोई, वो जो ऊपर 50 रुपए पे कर रहे हो वो भी डिडक्शन के तौर पे लो। इतनी डिटेल में वो आपसे पूछेगा नहीं, उसने तो सिर्फ लाइन लिखकर देनी है आपको। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि सर ये कौन से यूनिट्स होंगे, ये क्या 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 रहा है, उसको थोड़ा सा बता। मजे की बात क्या है, तो अभी भी यही लगेगा आपको, सर क्या क्या रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश की आपको कि इसके बैक एंड पे वर्किंग क्या हो। अब जरा इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। Where the property has been acquired, constructed, renovated, extended or reconstructed, यानी कि ऊपर का कोई भी काम करें आप किसकी मदद से, HBFC, by the house building finance, by the person with the capital contributed by the, हिस्सा कौन डाल रहा है बीच में, HBFC। अरे कोई भी शेड्यूल बैंक है, ये आम बैंक जो है, ये इनको क्या बोलते हैं, शेड्यूल बैंक। अंडर ए स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग द रेंट मेड बाय द कॉर्पोरेशन और बैंक। वो उन्होंने क्या किया, आपस में शेयरिंग की है कि क्या करेंगे, द बेसिस ऑफ द शेयरिंग द रेंट मेड बाय द कॉर्पोरेशन और बैंक। तो जो बैंक ने जो पैसे वहां पे लगा रखे हैं उस बेस पे वो क्या करेंगे, उनको जितने यूनिट्स उनके हैं उसके ऊपर वो रेंट उनको दिया करेगा, रेंट शेयर किया करेगा। द शेयर इन रेंट एंड शेयर टूवर्ड्स एप्रिसिएशन, ये वो रेंट है जितने यूनिट्स अभी HPFC के पास है आपके पास नहीं आए, आप उनका उनको रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि वो घर वो जो 40 यूनिट 50 यूनिट उनके हैं वो भी तो आपने आगे रेंट पे आपने दिए हुए हैं, पैसे तो आपको आ रहे हैं, लेकिन उनका जो रेंट आप उनको बैंकों को पे कर रहे हो वो क्या है, वो डिडक्शन के तौर पे लाओ। और जो उसकी हर यूनिट की जो वैल्यू एप्रिशिएट होगी, वो जो बढ़ रही होगी, वो भी आपको डिडक्शन के तौर पे लाओ। लेकिन जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो मेरे बच्चे वो आपका लोन याद रखो, इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रॉपर्टी पेड और पेड विद द पर्सन द सेट कॉर्पोरेशन। बस इतना ही मेरे बच्चे आपने याद रखना, समझ आए या ना आए, जितनी आ गई हो वो मोर देन सफिशिएंट है, बस इतना दिमाग में रखिए। अगर आप किसी बैंक से या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से पैसे अपने उसमें इश्तराक करके कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो,
दुनिया को तो आप ही मालिक नजर आ रहे हो, रेंट पे आपने दे रखी है, लेकिन आप जितने के यूनिट्स उनके हैं, हिस्से उनके हैं, आप उनको उतने का जब तक आप एक एक करके खरीद नहीं लेते। ये जो इस्लामिक बैंकिंग है यही है, जिसका हमने नाम इस्लामिक बैंकिंग रखा हुआ है। ये मिजान बैंक ने सबसे पहले ये काम शुरू किया था, जब वो कहते थे कि आए घर बनाते हैं इकट्ठे। वो जो घर बनाएंगे उसके ऊपर आपको पैसे देंगे और फिर पैसे ऐसे करके पैसा लेंगे आपसे। तो एट द एंड यकीन कर लो कि बात वही है। अब हमारे अल्लाह ताला भला करे मुफ्तियों का, मुफ्तियों ने फतवे दे रखे हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह में हम लोग मुफ्ती थोड़ी हैं। होगा कुछ ना कुछ इस तरह का मामला जिसको कंसिडर करके उन्होंने इसको इस्लामी कहा हो। लेकिन देने तो अभी भी है पैसे, सारा कुछ वैसे ही एक है अमाउंट जो आपने पे करते जाना उससे। क्योंकि मैं गया था ना, उसने ये सारा समझाया था। उस वक्त हम गए थे, मैं मेरा ख्याल है कि उस वक्त मेरा जस्ट इंटर भी पास नहीं था। तो एक दोस्त ले रहा था इस तरह, वो कहता राणा साहब देखें थोड़ा थोड़ा करके वो करना है, अगर बनता हो। मैंने कहा पता बनने की तो औकात को नहीं, लेकिन चले जाते। उन्होंने ये सारे यूनिवर्स का सारा हमें समझाया। तो खैर, अभी भी अगर आप कहीं मनी कर रहे हो कोई बैंक कौन सा आपने लेना है, जाना किसी बैंक में, कोई इस्लामी फैसल बैंक हो गया, या ये जो भी इस तरह काम करता है, समझ के आ जाना कॉन्सेप्ट। कहेंगे राणा साहब की समझ नहीं थी, अब आई। उनको नहीं कहना, ये बाहर आके कहना, फिर मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि मैंने लोन लेना है। लोन नहीं मतलब घर में कंट्रीब्यूट कराना है कि नहीं आप, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के आ जाए। चाय भी शायद पिला दें आपको कि बड़ी बड़ी सामी आई है। इतना ही काफी है आज, ये याद करना मेरे बच्चे। क्योंकि फड़काने को तो फड़का देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को जरा थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। इतना ही बस जो याद करके आइए। कल मंडे और ट्यूसडे को ही खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे को ये खत्म करने के बाद हम सीधा पहले चैप्टर नंबर 1 फॉरन कर लेंगे। मैंने आपको बताया था थ्योरी वाले हम बीच बीच में करते रहेंगे, एक वो छोटू चैप्टर वो वाला या चैप्टर 1, क्योंकि आगे हमारे पास सिर्फ 2 दिन ही होंगे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो उसमें कोशिश करेंगे या तो चैप्टर नंबर 1 कर लेंगे, या कोई और छोटा सा चैप्टर कर लेंगे, ताकि पूरा कोई चैप्टर हो जाए 2 दिन के अंदर। इंशाल्लाह मेरे बच्चे, मंडे को मुलाकात होगी, छुट्टी ना करना, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है।